डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जो हर एक भारतीय के दिल पर हमेशा छाया रहेगा। ये वीडियो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविजन के गाहा नामक विलेज में हुआ। ये जो विलेज है प्रेजेंटली पाकिस्तान के अंदर है। हालांकि 1947 के अंदर जब देश आजाद हुआ तो मनमोहन जी का परिवार अमृतसर आकर बस गया। डॉक्टर मनमोहन के परिवार के अंदर उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां। हालांकि उनका कोई बेटा नहीं था, बल्कि उनकी 3 बेटियां ही उनके लिए काफी थी। डॉक्टर सिंह ने 2004 से लेके 2014 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया को सर्व किया था। अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के वो पहले सिख थे जिन्होंने ये पोजीशन होल्ड की। अगर उनके एकेडमिक्स की बात की जाए तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है, वहां से अपनी स्टडीज की हैं। 1970s के अंदर उनको बहुत सारी इकोनॉमिक एडवाइजरी पोस्ट भी मिलने लगी थी। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी काम किया था बतौर डायरेक्टर और गवर्नर, और फाइनली उनको 1991 के अंदर बतौर फाइनेंस मिनिस्टर चुन लिया गया, जो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ। एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने इंडिया के लिए एलपीजी पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई। और फिर समय आता है 2004 का, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और वहीं पर बीजेपी जो है वो हार जाती है। सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए चूज किया जाना था, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया और कहा कि डॉक्टर सिंह को ही इस पोस्ट के लिए चुना जाना चाहिए। एज अ प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर सिंह को चुन लिया जाता है और उनके कुछ गोल्स थे कि वो इंडिया के पुअर्स की कंडीशन इंप्रूव करें और साथ ही पाकिस्तान के साथ पीसफुल रिलेशंस डेवलप करें। तो जानते हैं कि 2004 से लेके 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया के लिए क्या क्या किया, कौन सी पॉलिसीज बनाई। 2005 के अंदर मनमोहन सिंह जी नरेगा लाते हैं, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि आज तक पूरे भारत के अंदर फेमस है, वो इन्हीं की देन है। 2005 के अंदर इस स्कीम को शुरू किया गया था, जिसका मकसद ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जाए। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम गाँव में रहने वाले लोगों को 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिली, जिससे उनका जीवन जीना कुछ हद तक आसान हो गया था। नेक्स्ट है आरटीआई, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आजकल कोई भी आरटीआई लगा देता है ना, वो भी इन्हीं की देन है। 2005 के अंदर आरटीआई को लाया गया था, जिससे था कि सरकारी कार्यों के अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जनता को सरकार के हर फैसले और नियमों से जुड़ी किसी भी जानकारी को हासिल करने का अधिकार है। नेक्स्ट वन इज आधार योजना। हर एक व्यक्ति को क्या है, एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए, ये सोचना था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो उन्होंने आधार योजना की शुरुआत की। उन्होंने हर एक भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाई, जिससे लोगों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान हो गई। और साथ ही कई आइडेंटिटी की जगह ये एक ही आइडेंटिटी यूज होने लगी, जिससे लोगों का जीवन आसान हो गया। नेक्स्ट वन इज डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मनमोहन जी के टाइम में ही लोगों के खाते के अंदर डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम शुरू हो गया था, जिससे करप्शन काफी हद तक कम हो गया और लोगों को सरकारी सहायता सीधे पहुंचने लगी। यानी कि बीच में पैसे खाने वाले लोगों की लिस्ट थोड़ी कम हुई। और उन्होंने जो एक बड़ा कदम उठाया वो था इंडिया अमेरिका न्यूक्लियर एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के कारण इंडिया को एक्सेस मिल गया था सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, और इससे इंटरनेशनली इंडिया की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब समय आता है 2014 का, जब प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी को वार्म वेलकम करते हैं और बधाई देते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और 2019 के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह को इलेक्ट किया जाता है एज एमपी ऑफ राज्यसभा राजस्थान के लिए। और जो सिंह है वो रिटायर हो जाती हैं राज्यसभा से अप्रैल 2024 के अंदर, और उनको सक्सीड करती हैं सोनिया गांधी। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो 2009 से उनको हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए थे। उनको 2009 के अंदर बहुत सारी कार्डिक बाईपास सर्जरीज करवानी पड़ी थी, और 2020 के अंदर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था एम्स के अंदर, क्योंकि उनका नेगेटिव रिएक्शंस हो गया था कुछ मेडिकेशंस के साथ। 2021 के अंदर उनको फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव थे, और 26 दिसंबर 2024 को उनको फिर से एम्स के अंदर एडमिट किया गया था इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन इस बार वो बच नहीं पाए और अपने 92 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। और उनकी फ्यूनरल सेरेमनी हुई निगम बोध घाट नई दिल्ली के अंदर 26 दिसंबर को, जो पूरे इंडिया के लिए हार्ट ब्रेकिंग था।